Good morning, students. This is the second video of this chapter, that is cell cycle and cell division. In the previous video, we were discussing about cell cycle. Cell cycle में दो phases होती हैं, इंटरफेज और एम फेज. जो इंटरफेज है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, G1, S एंड G2. G1 को हम गैप फेज भी बोलते हैं, S को सिंथेसिस फेज बोलते हैं और G2 गैप 2 फेज होती है. एम फेज में दो इवेंट्स होते हैं, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड साइटोकाइनेसिस. कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस टू स्प्लिट और टू डिवाइड. तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सेल साइकिल में एक सेल अपने आप को हमेशा दूसरी स्टेज में जाने के लिए प्रिपेयर करेगा. जैसे अगर सेल G1 में है तो वो S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज में जाने के लिए अपने आप को रेडी करेगा. कैसे रेडी करेगा? G1 में अगर सेल है तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि उस सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, RNA का सिंथेसिस बढ़ जाएगा और ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का फॉर्म होता है, ये इसका भी प्रोडक्शन होता है. इसके अलावा S फेज में जो कि एक सिंथेसिस फेज है, तो सिंथेसाइज करने के लिए जिस भी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो G1 फेज में रेडी होता है. G1 फेज में सेल का साइज भी इंक्रीज होता है. अब सेल अगर S फेज में आ गया है तो वो G2 फेज में जाने के लिए अपने आप को ऐसे रेडी करेगा कि उस सेल में सबसे पहले तो DNA का रेप्लिकेशन होगा. DNA रेप्लिकेशन के बाद सेंट्रियोल भी डिवाइड होगा. अच्छा, सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में ही डिवाइड होगा क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है. इसके अलावा क्योंकि ये सिंथेसिस फेज है तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा इसमें. अब सेल अगर G2 फेज में है तो वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा जो कि M फेज में होना होगा. तो G2 फेज में सेल सबसे पहले तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा क्योंकि डिवीजन के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं. फिर ATP का भी सिंथेसिस होगा और RNA का प्रोडक्शन होगा. इसमें तीनों RNA प्रोड्यूस होंगे, mRNA, tRNA और rRNA. M फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो सबसे पहले प्रोफेज होगा. तो M फेज में जो सबसे पहली स्टेज आती है वो होती है प्रोफेज. ओके, इस सब को हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. सेल साइकिल के बाहर जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुई वो डिप्लॉइड होंगी, उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे क्योंकि DNA का रेप्लिकेशन ऑलरेडी सेल साइकिल में हो चुका है. अब 3 टर्म्स थी, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन. तो जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे होती है? जब डॉटर सेल्स सेल साइकिल के बाहर आई और उनको डिवाइड नहीं होना है और उनका साइज छोटा है तो वो एक और स्टेज होती है G0 या G0, उस स्टेज में चली जाएगी. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन क्योंकि वहाँ पर वो सेल स्पेशलाइज्ड हो गई है कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. अब अगर बॉडी में रिक्वायरमेंट है कि वो सेल फिर से डिवाइड हो और फिर से किसी और काम के लिए जाए, ज़्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट अगर है तो उसका डी डिफरेंशिएशन होता है. इसका एग्जाम्पल है पेरेन्काइमा सेल्स. पेरेन्काइमा सेल्स वापस से सेल साइकिल में एंटर होते हैं ताकि उनका फिर से रिडक्शन डिवीजन हो. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन. अब सेल साइकिल में अंदर आने के बाद फिर से अगर कोई सेल सारी फेजेस में रोटेट हो रही है, जैसे कि G1 में गई, फिर S में, फिर G2, देन फिर M में, तो
पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि वो सेल फिर से सेल साइकिल के थ्रू जाकर स्पेशलाइज्ड हो गई है और डिफरेंशिएशन हो गया है उसका, तो इस प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन। ओके, अब एक टर्म होती है सी वैल्यू। सी वैल्यू होता है टोटल डीएनए कंटेंट प्रेजेंट ऑन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम पर कितना डीएनए कंटेंट है, एक क्रोमोसोमल पेयर पर कितना डीएनए कंटेंट है, वो हो जाती है उसकी सी वैल्यू। सी वैल्यू को हमेशा पिकोग्राम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये वैल्यू हमेशा पीजी के फॉर्म में दी जाती है। क्लियर है सेल साइकिल? नाउ वी विल टॉक अबाउट चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमको ये पता है कि हर फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली 3 जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये चेक किया जाता है कि जो प्रिपरेशन सेल कर रहा है वो एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। तो फर्स्ट चेक पॉइंट जहाँ पर होते हैं वो होता है G1 फेज। G1 चेक पॉइंट को यूकैरियोटिक सेल्स में रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट बोलते हैं और यीस्ट सेल्स में इनको स्टार्ट पॉइंट बोला जाता है। सबसे पहले तो इसमें चेक किया जाता है कि जो डीएनए है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, तो डीएनए डैमेज यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद G1 फेज में एंजाइम्स, प्रोटीन और एटीपी का सिंथेसिस चेक किया जाता है कि सही से हो रहा है या नहीं, और साइक्लिन भी एक्टिवेट कर देते हैं G1 फेज में। साइक्लिन प्रोटीन का एक ग्रुप होता है जो कि डिवीजन को इनिशिएट करता है। CDK का भी एक्टिवेशन होता है यहाँ पर। CDK होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये जो CDK है वो ट्रांसक्रिप्शन को भी इनिशिएट करता है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होते ही ये इंडिकेट हो जाता है कि जो सेल है वो एस फेज में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके, सेकेंड चेक पॉइंट होता है G2 चेक पॉइंट। एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज पर कोई चेक पॉइंट नहीं होता है, सेकेंड डायरेक्टली G2 पर होगा। स्पेसिफिकली जहाँ पर G2 एंड हो रहा है वहाँ पर ये चेक पॉइंट होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इसमें वो चीज़ें चेक होती हैं जो भी चेंजेस एस फेज में हुए हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोटीन, एंजाइम्स और एटीपी का सिंथेसिस कैसे चल रहा है, वो सब चेक होते हैं। और स्पेशली G2 चेक पॉइंट पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस चेक किया जाता है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन फिर स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। स्पिंडल फाइबर से ही आगे M फेज में डिविजन्स होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसलिए ये तीनों चीज़ें G2 चेक पॉइंट पर चेक करी जाती है। थर्ड चेक पॉइंट M फेज में होता है। M फेज की मेटा फेज जो होता है उसमें होता है स्पेसिफिकली, और इसको स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट भी बोलते हैं। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के कैनिटोकोर्स से अटैच्ड हैं या नहीं हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसके दोनों आर्म्स को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमोसोम पर बीच में काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो थर्ड चेक पॉइंट दैट इज मेटाफेज चेक पॉइंट पर यह चेक किया जाता है कि ये दोनों साइड स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर स्पिंडल फाइबर्स सिर्फ एक ही साइड पर अटैच्ड हैं तो जो क्रोमोसोम है वो उसी साइड पर चला जाएगा और उस सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तो इस चेक पॉइंट पर ये चेक किया जाता है कि क्रोमोसोम्स ने खुद को इक्वेटोरियल प्लेट पर अटैच किया है या नहीं,
और स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट काइनेटोकोर पर प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्रोमोसोम्स के सेपरेशन की। क्रोमोसोम्स का प्रॉपर सेपरेशन डिपेंड करता है कि स्पिंडल फाइबर्स किस साइड पर अटैच्ड हैं। ओके और अगर एक बार ये स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर्ली अटैच्ड हो गए हैं मेटाफेज में, तो फिर सेल रेडी है एनाफेज में जाने के लिए, जहां पर क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होगी। फिर एनाफेज के बाद वो जाएगा डायरेक्टली टीलोफेज में। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे कि फाइनली सेल डिवाइड होता है। ओके, understood? So in the next video we will talk about amitosis and mitosis.